ओके, तो आज हम 10 का जो चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, उसी के एक टॉपिक से बात कर रहे हैं कि औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से उपयोगी है। तो देखो, औद्योगिक उत्पाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक तो आता है किण्वित पेय। क्या आता है? किण्वित पेय। तो किण्वित पेय की अगर बात आती है तो ऐसा पेय पदार्थ जो फर्मेंटेड है, यानी उसका फर्मेंटेशन करवा दिया गया है, उसको रख दिया गया है, सूक्ष्म जीव आके उसमें वृद्धि कर गए हैं और अपना प्रोडक्ट अपशिष्ट उसमें छोड़ने से उसके अंदर एथेनॉल बन गया है। तो आप कहोगे कि वो किण्वित पेय हो गया, फर्मेंटेटेड हो गया। हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फर्मेंटेटेड होती हैं, जैसे अचार हम खाते हैं, फर्मेंटेटेड होता है। अभी आपने पढ़ाया पिछले टॉपिकों में, इडली डोसा बनाते हैं, फर्मेंटेटेड होता है। ठीक है, तो फर्मेंटेटेड फूड के अंदर क्या होता है कि उसको रखा जाता है ताकि उसमें से जो सूक्ष्म जीव हैं वो वहाँ पर वृद्धि कर सके। तो यहाँ पर यीस्ट का नाम दिया गया है, और यीस्ट भी में भी कौन सा है? सेकेरोमाइसीस सेरेविसी। सेकेरोमाइसीस सेरेविसी आल्सो कॉल्ड बीवर्स यीस्ट। ये प्रश्न आ सकता है भाई, याद रखोगे कि कौन से यीस्ट को बीवर्स यीस्ट कहा जाता है, कौन से यीस्ट को ब्रीवर्स यीस्ट कहा जाता है? तो सेकेरोमाइसीस सेरेविसी को कहा जाता है। सेकेरोमाइसीस सेरेविसी यीस्ट का उपयोग करके शराब बनाई जाती है, विस्की बनाई जाती है, ब्रांडी बनाई जाती है, रम बनाई जाती है, बियर बनाई जाती है। ये सारे पेय पदार्थ हैं और नशीले पेय पदार्थ हैं। ये सारे कैसे पेय पदार्थ हैं? नशीले पेय पदार्थ हैं, और इनके उपयोग से शराब, बियर, ब्रांडी, रम वगैरह ये बनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनको बनाने के लिए कौन से प्रोडक्ट का यूज करते हैं? तो विभिन्न प्रकार के अनाज हैं, जैसे चावल है, जौ है, बाजरा है, इनका उपयोग करते हैं। साथ साथ कुछ फलों का उपयोग भी किया जाता है, जैसे बियर की अलग अलग ब्रांड होती है, तो फलों के रसों से वो बियर वगैरह, विस्की वगैरह बनाते हैं। ठीक है, और उसको फर्मेंटेटेड कर देते हैं। साथ में उसमें आसवन विधि का उपयोग भी करते हैं। वो फलों के रस के अंदर क्या प्रोड्यूस करवा लेते हैं? एथेनॉल। क्या? एथेनॉल। एथेनॉल के आगे अगर हम बात करें तो यहां पर देखो होता क्या है इसके अंदर, जैसे ग्लूकोज है। अभी आप चावल का मांड ले रहे हो, बाजरा ले लो, गेहूं ले लो, उसके अंदर ग्लूकोज तो है ही, कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज भी है। अब उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए यीस्ट आ जाता है, और यीस्ट उस ग्लूकोज को एथेनॉल और CO2 में तोड़ देता है। किस किस में? और एथेनॉल आप जानते हो एक प्रकार की वाइन है, एक अल्कोहलिक पेय है ये, जैसे नशा होता है। इस प्रकार से बड़े बड़े औद्योगिक स्तर पर किण्वित पेय बनाए जाते हैं सूक्ष्म जीवों की मदद से। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है प्रतिजैविक पदार्थ। यानी अगर ये बात की जाए कि भाई सूक्ष्म जीव जो हैं वो किण्वित पेय के अलावा एंटीबायोटिक बनाने में भी यूज होते हैं। और एंटीबायोटिक आप जानते हो बहुत अच्छे से, एंटीबायोटिक क्या काम करते हैं? ये एंटीजन को मारने का काम करते हैं। तो एंटीबायोटिक दो प्रकार की जो एंटीबायोटिक है वो जो बनाई जाती है, एंटीबायोटिक जो बनाई जाती है वो क्या काम करती है भाई? ये जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। किसको रोकती है? ठीक है भाई, बहुत सारे ऐसे जीवाणु जनित रोग है, जैसे टीबी है, इसमें एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का साइंटिस्ट जो है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। पेनिसिलियम नोटेटम पर काम कर रहा था। वो किस पे काम कर रहा था? पेनिसिलियम नोटेटम पर। और साथ साथ उसने एक जीवाणु का उपयोग किया वहाँ पर, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो उसने देखा पेनिसिलियम नोटेटम जो है इस जीवाणु की वृद्धि को रोक देता है, इसकी वृद्धि को रोक देता है। ठीक है, यानी पेनिसिलियम नोटेटम एक कवक है और ये एक जीवाणु है। तो ये कवक किसको रोक रहा है? इस जीवाणु की वृद्धि को रोक रहा है। ये सडन रिसर्च है,
काम किसी और चीज पे किया जा रहा था, वर्क किसी और चीज का किया जा रहा था, पता चल गया पेनिसिलियम नोटेटम के बारे में कि वो एक एंटीबायोटिक है। बाद में अर्नेस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरे ये दो साइंटिस्ट आए और इन्होंने इस पेनिसिलियम नोटेटम को दुनिया की पहली एंटीबायोटिक के रूप में पहचान दिलाई। तो सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक्स का नाम बताइए, पेनिसिलियम। कौन सी है? पेनिसिलियम। कौन से कवक से निकाला गया? पेनिसिलियम नोटेटम से। किससे? यानी पेनिसिलिन तो एंटीबायोटिक है, कौन सी है? पेनिसिलिन। और निकाली किससे गई है? पेनिसिलियम नोटेटम कवक से। और इस कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब है कि वाहित मल उपचार कैसे होता है, कि भाई हम वाहित मल उपचार की बात करते हैं और वाहित मल उपचार कैसे होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर से, वाहित मल उपचार। अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना, एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा आपको। पहली बात तो यह है कि वाहित मल क्या होता है। इसका कॉमन अगर इंग्लिश में इसकी वर्ड की बात करें तो सीवेज कहा जाता है इसको। अच्छा, वाहित मल वो होता है जो घरों से निकला हुआ पानी, नालियों के जरिए निकला हुआ पानी, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मलमूत्र वगैरह सारे होते हैं, और उसको हम कहते हैं वाहित मल। क्या कहते हैं? अब ये वाहित मल डायरेक्ट जलाशयों में जा रहा है तो ऑब्वियसली है वहां पर जाकर ये उस जलाशय के पानी को खराब कर देगा। तो इसके लिए वाहित मल उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है? वाहित मल उपचार। वाहित मल उपचार के लिए क्या किया जाता है? वाहित मल संयंत्र लगाए जाते हैं, जिनको शॉर्ट में कहा जाता है STPS। इस प्रकार से लिखा जाता है, पूछ भी सकते हैं, NCERT की बुक में दे भी रखा है। STPS क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो वाहित मल संयंत्र लगाए जाते हैं। अच्छा, ये बड़े बड़े शहरों में होता है कि वहाँ पर पानी को डायरेक्ट जलाशय में डालने से पहले बड़े बड़े टैंकों में गुजारा जाता है, और उन टैंकों के अंदर उन पानी की अलग तरीके से सफाई होती है, और इसी को प्लांट के रूप में स्थापित किया जाता है। प्लांट तो जानते हो आप कैसे? एक बहुत बड़े भूभाग पर, एक बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा औद्योगिक रूप से एक प्लांट लगा रखा है, जिसमें वो जल की सफाई करते हैं। यानी उसको पीने लायक नहीं बनाते, जबकि उसको कैसा लायक बना देते हैं कि वो नदी में जा सके, ताकि वो वहाँ के सूक्ष्म जीवों को हानि न पहुँचाए, इसके अलावा वहाँ की जलीय जीवों को भी हानि नहीं पहुँचाए। ठीक है, और जैव विविधता सही बनी रहे, नहीं तो सारी चीज़ें खत्म होने लग जाएंगी। और सीवेज आपको कहाँ मिलेगा? ग्रामीण क्षेत्रों में आपको सीवेज नहीं मिलेगा इतना, यानी वाहित मल नहीं मिलेगा आपको। वाहित मल कहाँ मिलेगा? शहरीकरण क्षेत्रों में। कहाँ पे मिलेगा? तो उनसे जो नालियों से निकला हुआ पानी है वो वाहित मल है, उसको उपचारित करना यानी सुधारना, और सुधार कर उसको जलाशयों में मिलने लायक हो जाए, इतना लायक उनको ट्रीटमेंट करके बना दिया जाता है। तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पर प्राथमिक उपचार क्या होता है? प्राथमिक उपचार एक भौतिक उपचार है, इसमें कोई रसायन वगैरह कुछ नहीं डालते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई आपने मिट्टी ली और इस मिट्टी के अंदर से कंकड़ निकालो, तो ऑब्वियसली आप कोई रसायन डाल के थोड़ी करोगे। एक छलनी ली, आपने छान दिया, मिट्टी मिट्टी निकल गई, कंकड़ कंकड़ रह गए, तो ये कौन सा उपचार हो गया? भौतिक उपचार हो गया। तो इन्होंने ये सबसे पहले भौतिक उपचार करते हैं, और उसमें निस्यंदन की सहायता से तैरता हुआ कचरा जो होता है उसको अलग कर लेते हैं। ग्रिट एक इनके अंदर सिस्टम लगा रहता है, ग्रिट, उसमें कंकड़ जो है, उनके जो कण है, उनको अवसादन के जरिए अलग कर लेते हैं। दो चीज़ें, यानी तैरता हुआ कचरा और नीचे बैठ गया वो कचरा, दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। तो इनके लिए इनको कुछ नहीं करना पड़ता, ना कोई रसायन डालना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। एक भौतिक उपचार हो गया ये। तो जैसे अगर मैं बोलूँ नदी के अंदर कचरा है, तो आप उस कचरे को तो निकाल सकते हो जो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उस कचरे को नहीं निकाल सकते जो रासायनिक रूप में उसमें मिला हुआ है। तो सबसे पहले जो प्राथमिक उपचार है उसमें ये क्या करते हैं? भौतिक ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, और तैरते हुए कचरे को निकालना अनुक्रमिक निस्यंदन कहलाता है, और जो बैठा हुआ कचरे हैं वो बहिस्राव।
समझ में आ गई बात भाई। तैरता हुआ कचरा अनुक्रमिक निस्यंत, ग्रिट एक सिस्टम होता है जिसके कारण वो कंकड़ को अलग कर लेते हैं। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि ठोस अपशिष्ट, उसके अंदर ठोस चीज़ें जो अपशिष्ट के रूप में है उनको वो प्राथमिक आपंक कह रहा है। क्या कह रहा है? और जो ऊपर ऊपर तैर रहे हैं अभी भी, बड़े बड़े कचरे तो निकल गए, लेकिन अभी भी कुछ छोटे कचरे हैं जो हाथ में पकड़ में नहीं आ रहे, वो तैर रहे हैं, उसको वो क्या कहेगा? बहिस्राव। क्या कहेगा? जैसे मान लो आप इसमें पानी में से पॉलीथीन वगैरह तो निकाल दिया आपने, ये तो दिख रही है आपको, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं जो वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो इस प्रकार से ये प्लावी हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जो प्राथमिक आपंक है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राथमिक आपंक किससे बना है? ठोस अपशिष्ट से। ये नीचे बैठ जाएगा और बहिस्राव है वो ऊपर आ जाएगा। ये बहिस्राव ऊपर आ जाएगा। इस बहिस्राव को डायरेक्ट दूसरे टैंक में भेज दिया जाता है। यानी एक चीज का सबसे पहले क्या किया उन्होंने, मोटा मोटा ऊपर का निकाल लिया, फिर उसमें से कंकड़ निकाल लिए, फिर जो ठोस अपशिष्ट था उसको नीचे छोड़ दिया, और जो बहिस्राव उसको सारा किस में निकाल लिया? दूसरे टैंक में। और दूसरे टैंक में जाते ही दूसरा ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। इसको द्वितीयक उपचार या जीव विज्ञानी उपचार कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि वाहित मल उपचार के जीव विज्ञानी उपचार को समझाइए। आपसे ये ना पूछ के कि द्वितीयक उपचार को समझाइए, आपसे ये भी पूछ सकता है वाहित मल उपचार में जीव विज्ञानी उपचार को समझाइए। तो दूसरे ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे, तो दूसरे ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि जो बहिस्राव है उसको दूसरे टैंक में भेज दिया जाता है। इस टैंक का नाम क्या होता है? शटलिंग टैंक। कौन सा होता है? अब इसमें क्या करते हैं, जैसे इस टैंक में ये कचरा आ गया, ये पानी आ गया, अब इसके अंदर वायु प्रवेश करवाते हैं, और ये जो वायु होती है ये बाहर से आती है। ऑब्वियसली ये वायु के साथ सूक्ष्म जीव आने लग जाएंगे। क्या आने लग जाएंगे? सूक्ष्म जीव। बाहर से जो वायु आ रही है इसमें सूक्ष्म जीव आ रहे हैं। अच्छा, ये जो कचरा है, ये जो बहिस्राव है, ये कार्बनिक पदार्थों युक्त है। कार्बनिक पदार्थ तो है ही इसमें जो हमें दिख नहीं रहे, जबकि इसकी हम केमिकल टेस्टिंग करें तो कार्बन की मात्रा इसमें ज्यादा मिलेगी। और ये जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये कार्बनिक पदार्थों का अपघटन स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ये इसमें आएंगे, थोड़े से आ गए, तो ये क्या करेंगे? कार्बनिक पदार्थों का अपघटन स्टार्ट करेंगे, जिसके कारण इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। सूक्ष्म जीवों की किसकी संख्या बढ़ जाएगी? सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाएगी, और सूक्ष्म जीवों का एक बहुत बड़ा गुच्छा तैयार हो जाएगा जिसको उर्णक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्णक। ठीक है, आई बात समझ में? अब यहां पर जैसे ही सूक्ष्म जीव इस बहिस्राव से कार्बनिक पदार्थों की कमी करने लग गए। कमी क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि कार्बनिक पदार्थों का अपघटन क्या कर रहे हैं? वो खुद कर रहे हैं। तो किसकी कमी हो गई? कार्बनिक पदार्थों की कमी हो गई। और कार्बनिक पदार्थों की कमी होने लग गई तो जो बीओडी का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। बीओडी का लेवल कम हो जाएगा, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नोट करेंगे आप फुल फॉर्म को, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसकी बात कर रहे हैं हम? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की। अच्छा, जो अपशिष्ट जल होता है, दूषित जल होता है, उसमें बीओडी का मान बहुत ज्यादा रहता है, और जो शुद्ध जल होता है उसमें बीओडी का मान कम रहता है, क्योंकि अपशिष्ट जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा रहती है और शुद्ध जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम रहती है। तो जहां पर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम रहती है वहां बीओडी का मान भी कम रहेगा। तो ये अब यहां पर ऑटोमेटिकली बीओडी का मान कम होने लग गया है। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि सूक्ष्म जीव डाल दिए गए हैं वायु के जरिए, और ये सूक्ष्म जीव इस बहिस्राव के अंदर कार्बनिक पदार्थों का अपघटन स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण कार्बन की मात्रा कम और इनकी संख्या ज्यादा बढ़ती जाती है, जिसको उर्णक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये उर्णक बन गया। ठीक है, क्लियर? अब इस उर्णक की अगर हम बात करें तो इस उर्णक को नीचे बैठने दिया जाता है। किसको? उर्णक को। ठीक है, और इस उर्णक को सक्रिय आपंक कहते हैं। क्या कहते हैं?
अब इस सब सक्रिय आपंक में थोड़ा सा और निकाल लिया जाता है। क्या? थोड़ा सा पदार्थ सक्रिय आपंक का निकाल लिया जाता है और इसका निवेशन द्रव्य के रूप में यूज करते हैं। निवेशन द्रव्य का मतलब, अरे वो कोई एक बार थोड़ी कर रहे हैं, बार बार में वो चल रही है, तो बार बार में बही स्राव दूसरे टैंक में आ रहा है, तो अब इसमें सूक्ष्म जीव डालेंगे कहाँ से? वो बार बार में ये निवेशन द्रव्य इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, तो वापस से उनकी संख्या बढ़ जाएगी। वापस से संख्या बढ़ी तो उर्णक बन जाएगा, उर्णक नीचे बैठ जाता है, इसमें से थोड़ा सा उठाया वापस से इसमें डाल दिया, और जो शेष बच जाता है उसको एक अलग टैंक में डाल दिया जाता है, अवायवीय टैंक में। किसमें? उसमें हवा नहीं रहती। जब इनमें हवा नहीं रहती तो कुछ सूक्ष्म जीव जो अवायवीय शोषण करते हैं वो यहाँ आ जाएंगे और इसको पचाना स्टार्ट कर देंगे, और इसको पचाकर कुछ विशेष प्रकार की गैस प्रोड्यूस कर देते हैं, जिन जैसे मेथेन गैस। कौन सी? और ये मेथेन गैस जो है वो किसके काम आ जाएगी? एक प्रकार की ज्वलनशील गैस है, तो घरों में इसका यूज किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर फायदा ही फायदा। तो वापस से समझा दूं मैं एक बार आपको। सबसे पहले जो घरों से निकला हुआ जो जल होता है उसको आप क्या कहोगे? वाहित मल। वाहित मल सबसे पहले प्राथमिक उपचार होता है। प्राथमिक उपचार में भौतिक उपचार होता है, जैसे करिए कंकड़ को अलग कर लिया जाता है और इसके ऊपरी पदार्थ को बहिस्राव कहते हैं। बहिस्राव को आप किस में डाल लोगे? दूसरे टैंक में। वहां पर थोड़े से सूक्ष्म जीव डाल दोगे उर्णक के रूप में, बीओडी का मान घट जाएगा। जैसे बीओडी का मान घट जाएगा तो उर्णक को नीचे बैठने दिया जाता है और जल को साफ करके बाहर निकाल लिया जाता है। भाई बीओडी का मान कम हो गया तो उर्णक तो नीचे बैठ जाएगा, जल को बाहर निकालो, उस उर्णक में से थोड़ा सा निवेशन द्रव्य के रूप में वापस यूज कर देंगे और बाकी का अवायवीय टैंक में डाल देंगे, जहाँ पर इससे मीथेन गैस प्रोड्यूस कर ली जाती है जो ज्वलनशील होती है, जलाने में सहायक होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप बात कर रहे हो बायोगैस की। किसकी? देखो बायोगैस की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक आपको 10th में भी था, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेके इसको समझेंगे। बायोगैस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? गोबर गैस का, इसको गोबर गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोबर गैस भी कहा जाता है। क्या? और ये गोबर गैस जो है वो गोबर से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? गोबर से। अब इसमें बनाने के लिए एक टैंक होता है जो खेतों में लगाया जाता है। इसको ईंट और सीमेंट से बना सकते हैं या इससे बने बनाए भी आते हैं मार्केट में। खड्डे खोद के बना लेते हैं या बने बनाए भी आते हैं मार्केट में। ठीक है, इनमें क्या होता है कि एक तो ऐसे बड़ा टैंक होता है और दो साइड के छोटे टैंक होते हैं ऐसे, और इसमें गैस निकालने का एक पाइप लगा होता है ऐसे, और यहाँ पे गैस होल्डर होता है, गैस होल्डर। और ये डाइजेस्टर होता है, ये सलरी टैंक होता है, ये सल्ज टैंक होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? गोबर प्लस जल का मिश्रण इसमें डालते हैं इस टैंक के अंदर। अच्छा, एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, गोबर के अंदर सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज। और सेलुलोज जो है उसका पाचन करने के लिए अवायवीय पाचन होता है उसका, गोबर का अवायवीय होता है, क्योंकि गोबर जो बन रहा है भैंस के पेट में तो वहां पर ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो इसका पाचन करते हैं, जिनको आप कहते हो मेथेनोजन बैक्टीरिया। क्या कहते हो आप इनको? इनको वायु की कोई आवश्यकता नहीं है, ये अवायवीय शोषण करते हैं और ये भैंस के पेट में है, मान लो गाय भैंस के पेट में है, और ये गोबर के साथ बाहर भी आ जाते हैं, तो बढ़िया बात है। अब इस गोबर को हम इस टैंक में डालेंगे और इस टैंक के अंदर जल डाल देंगे, ये सारा मटेरियल यहाँ पहुंच जाएगा, फिर इसको बंद कर दिया जाता है, यहाँ से बंद कर दिया जाता है। तो क्या होगा? जो डाइजेस्टर है उसके अंदर मेथेनोजन बैक्टीरिया है, क्योंकि आए कहाँ से थे? वो गोबर से आए थे, गोबर से आ गए
और ये क्या करते हैं, इसका फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं इस गोबर का अंदर ही अंदर, और कुछ गैस बना लेते हैं, जैसे H2S है, CO2 है, और ये CH4 है। इसमें सबसे ज़्यादा CH4 का कंटेंट रहता है। जैसे जैसे गैस बनती है, ये गैस होल्डर होता है, ये ऊपर उठता जाता है ऐसे, और गैस होल्डर ऊपर उठता जाता है। मान लो इसका होल रहता है एक ऐसे ही, जैसे इसके पास ये आके टच होता है तो सारी गैस बाहर निकल जाती है। जैसे कुछ ऐसा, जैसे मान लो मैं आपको समझाऊं कि ऐसे है, मान लो यहां पर निकलने का निकास द्वार है, यहां पर निकलने का निकास द्वार है, और ये गैस होल्डर है। ये क्या है, गैस होल्डर। ये गैस के कारण अपने आप ही उठ रहा है, उठता गया उठता गया उठता गया उठता गया। जब ये यहां तक पहुंचा तो सारी गैस इधर से निकल जाएगी तो अपने आप रिलैक्स होकर नीचे गिर जाएगा। समझ में आ गई ना बात? तो इस प्रकार से गैस इधर से निकलती रहती है। बचा हुआ जो अपशिष्ट होता है ना गोबर का, गैस निकलने के बाद वो इसमें ट्रांसफर हो जाता है, और इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रचुर मात्रा होती है। इसका खेतों में खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से सारा काम बन डाल सकते हैं। सिर्फ फल सब्जियां जो प्लांट से रिलेटेड है, जैविक अपघटन हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।